हेलो एवरीवन। आज के हम इस क्लास में राष्ट्रीय परिदृश्य से जो भी इम्पोर्टेंस करंट है उसको हम देखने वाले हैं। हम इस बुक के राष्ट्रीय परिदृश्य को देखने वाले हैं जो कि 1 जुलाई से 21 जून 2026 तक का है। ठीक है, तो अपनी यानी सबसे पहले इम्पोर्टेंस जो घटना है उसको देखते हैं। इसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। यहाँ पर एक बात आप बेसिस देख लीजिए, मैंने जो एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो फैक्ट हैं उनको हाईलाइट रखा है। मेरा ध्यान यहाँ पे यही रहेगा कि मैं उन हाईलाइट्स को ही आपको रिवाइज पढ़ाऊँ और आपका भी यही प्रायोरिटी रहनी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स वास्ट होती है, तो बस कम पढ़ें, मैक्सिमम आउटपुट ले लें, ये प्रायोरिटी रखना आप। देन स्टार्ट करो इस टॉपिक को। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली कॉमर्शियल फ्लाइट, देखो पहली कॉमर्शियल फ्लाइट है, ये कहां से कहां तक चली थी? लखनऊ से नोएडा तक गई थी। देन इसमें टोटल 170 किसान थे जिनमें 28 महिला किसान थी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश यानी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन एवं कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया था। इसके साथ ही उन्होंने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल एमआरओ सुविधा का भी शिलान्यास किया था। बेसिक है, पहली कॉमर्शियल फ्लाइट लखनऊ टू नोएडा, टोटल 170 किसान, 11,200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रथम चरण के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। यानी कि अब इसमें टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए? 5। इसके बाद यानी कि 4 किन किन में? तो तमिलनाडु और केरल में 4 हैं, इसके बाद आएंगे। अब देख लो एक नजर में कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला, जो कि कुशीनगर में ही स्टेब्लिश है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? वाराणसी में। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? अयोध्या में। देन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तो बन ही रहा है, इसका भी उद्घाटन हुआ है। ठीक, जेवर का यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है और इसे बहुमाध्यमीय परिवहन के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जहां सड़क, रेल, मेट्रो, क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों का समेकन होगा। अब यानी कि अब उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हो चुके हैं? 17 हो चुके हैं। ध्यातव्य है कि 25 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान को मंजूरी प्रदान की थी। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों तक के लिए लागू होगी या लागू की गई है। ठीक है, इतना फैक्ट है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का, देख लेना एक बार। अब आ जाओ इस पर, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये है ना, ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना की देखरेख करेगी। यानी कि इसके संचालन की जिम्मेदारी YIAPL के पास है। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA भारत की सतत अवसंरचना यात्रा में एक नया मानक स्थापित करते हुए लाइमस्टोन, कैल्साइट क्ले सीमेंट LC3 का उपयोग करने वाला देश का पहला बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट बन गया है। एक फैक्ट है, देख लो, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट, इस टॉपिक्स में आपको बस इतना ही याद रखना है
कि जो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी गई है। किसने? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 10 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। बेसिक क्वेश्चन आएगा वन लाइनर में तो यही आएगा कि हाल ही में किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दी है, तो किसको दी है? अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को। कितनी लंबाई है इसकी? 6.03 किलोमीटर लंबा है। बस इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आओ। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा। 5 देश कौन कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 यूरोपीय देश थे, ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात, 4 यूरोपीय देश नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। पहला देखो संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के पहले चरण में 15 मई 2026 को यूएई का दौरा किया। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। ठीक, ये राष्ट्रपति थे। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। एक फैक्ट। 25 वर्षों में निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। 2 फैक्ट। कच्चे तेल की आवश्यकताओं की लगभग 11% कहां से? यूएई से प्राप्त होता है भारत को। देन ये यानी चौथा सबसे बड़ा स्रोत है 11% के साथ। एलपीजी का लगभग 40% यानी कि सबसे बड़ा स्रोत वो कहां से आता है? यूएई से आता है। कहां से आता है? यूएई से आता है। देन नेक्स्ट, अभी आते हैं इस पे भी। यात्रा के दौरान इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच सामरिक पेट्रोलियम भंडार में सहयोग पर समझौता हुआ, जिसमें भारत में 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडार, विशाखापत्तनम एंड चांदीखोल सुविधाओं तथा भारत में एलएनजी एवं एलपीजी भंडारण सुविधा में संभावित सहयोग शामिल है। एक बार हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व समझ लें कहां कहां पर है इंडिया में। देखो, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम अभी देखा था, कर्नाटक में मैंगलोर और पादुर 2 हैं, उड़ीसा का चांडीखोल है। इस लिस्ट को याद कर लो, एमसीक्यू बन जाएगा। देन नेक्स्ट आओ, यूएई से भारत में 5 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश की घोषणा की गई है, जिसमें $1 बिलियन तक निवेश एरीमेट्स एनवीडी द्वारा आरबीएल बैंक में, $3 बिलियन और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा सम्मान कैपिटल में और $1 बिलियन निवेश किया जाएगा। ठीक है। देन नीदरलैंड की यात्रा। वर्ष 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह दूसरी नीदरलैंड यात्रा 15 से 17 मई 2026 की थी, जहां उन्होंने डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन तथा किंग विलेम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात की थी। भारत और नीदरलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 और 30 का रोड मैप अपनाया है। रणनीतिक साझेदारी रोड मैप 2026 से 2030 तक। जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी और डच प्रधानमंत्री ने अफसलाउ डाइक बांध का दौरा किया था। जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के अवसंरचना एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच गुजरात की कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग का आशय पत्र भी हस्ताक्षरित हुआ था दोनों के बीच। बेसिक फैक्ट है, एक बांध देख लो, दूसरा गुजरात की कल्पसर परियोजना। नीदरलैंड यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक गंतव्यों में से एक है। एफडीआई यानी कि 55.6 बिलियन एफडीआई के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है नीदरलैंड।
पश्चिमी त्रिपुरा में फूलों के लिए तथा CEAH बंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण हेतु इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय हुआ था दोनों के बीच। नीदरलैंड सरकार द्वारा 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्रों को भारत को वापस किया गया है। सबसे इंपोर्टेंट है चोल ताम्रपत्र, तो इसीलिए चोल साम्राज्य को एक बार देखना भी आपको। ठीक, देखो धौलेरा जो कि गुजरात में है, भारत का पहला फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए डच कंपनी SML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक के बीच समझौता हुआ है। फैब का मतलब है अब असेंबल एंड मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर हमें कैपिटल निर्माण, एक कैपिटल गेन जैसे जीरो लेवल पर भी हमें काम करना है, यानी कि अब बिल्कुल मूल रूप से भारत में ही ओरिजिनेट हो कोई भी चिप्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं आप फैब। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं हम स्वीडन को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के निमंत्रण पर 17 से 18 मई 2026 के मध्य गोथेनबर्ग का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी गोथेनबर्ग में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यह मंच प्रमुख उद्योगपतियों का अखिल भारतीय यूरोपीय मंच है। भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। वर्ष 2026-30 की संयुक्त कार्य योजना दस्तावेज अपनाया, तो इन्होंने भी सेम है 2026 से 2030 तक का। देन स्वीडन ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेसक्रॉन्ड PM मोदी को प्रदान किया था सम्मान, और यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बन गए हैं। कौन? PM मोदी। याद कैसे करना है? ग्रैंड क्रॉस से याद कर लो। देन पोलर स्टार 2 पीटर में पोलर स्टार आ जाए तो किस पे जाओगे? स्वीडन पर बस, यानी कि पोलर मीन्स बर्फ वगैरह, ऐसा समझ लो आप। अब आ जाओ नॉर्वे यात्रा एवं तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे 18 से 19 मई 2026 यात्रा थी। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टार तथा किंग हेराल्ड वी क्वीन सोन्जा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया था। नॉर्वे ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI में शामिल होने की घोषणा की, और भारत ने नॉर शिपिंग 2027 में इंडिया पवेलियंस लगाने का निर्णय लिया था। देन आ जाओ इस पर, नॉर्वे की गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल GPFG द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में लगभग $28 बिलियन का निवेश किया गया है। 19 मई 2026 को ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। चौथा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का होगा हेलेंसिकी, फिनलैंड में। देखो ये आपको 5 कंट्री दिखाई दे रही हैं, ये नॉर्डिक कंट्री हैं। कौन सी हैं? नॉर्डिक कंट्रीज। देन एक शब्द आता है स्कैंडिनेवियंस, तो इसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये 3 कंट्री आती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। देन अब आ जाओ 5वां देश इटली। कौन सा? इटली। आप सब इसमें जानते ही होंगे, ज्यादातर फेमस है। PM मोदी ने 19 से 20 मई 2026 के मध्य रोम का दौरा किया। यह उनकी इटली की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से मुलाकात की और रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO के मुख्यालय का दौरा किया था। तो FAO मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी को FAO एग्रोकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया था।
इसको तो हम याद ही कर लेंगे क्योंकि नाम में ही है FAO एग्रोकोला, तो याद हो जाएगा किसका मेडल है FAO का। किनको मिला था? PM मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी और इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया जॉर्जिया मेलोनी के मध्य हुई द्विपक्षीय वार्ता में भारत इटली संबंधों को उन्नत करके विशेष रणनीतिक साझेदारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2029 तक 20 बिलियन, 30 नहीं है 29 है, याद रखना है। 2027 को भारत और इटली के बीच संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया, यानी 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष है। भारत में एक नवाचार केंद्र इनोवेट इंडिया बनाने की घोषणा हुई है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में इटली की भागीदारी, यानी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ पर होगा? गुजरात में। इसमें भागीदारी इटली की होगी बनाने में। देन नेक्स्ट टॉपिक, भारत में अपराध 2024 एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट कौन जारी करता है इसको? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये 1953 से जारी करता है इस रिपोर्ट को। अब देखो इसके बारे में, NCRB का सबसे पुराना प्रतिष्ठित वार्षिक प्रकाशन है ये रिपोर्ट, जो देश में अपराध की स्थिति, अपराधियों की प्रोफाइल, पुलिस व्यवस्था तथा पुलिस सामाजिक वर्गों विशेषकर महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित विस्तृत एवं आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत करता है। और देखो, वर्ष 1953 से प्रकाशित यह रिपोर्ट वर्तमान में साइबर अपराध, मानव तस्करी, आर्थिक अपराध, पुलिस संरचना, अन्य उभरती अपराध प्रवृत्तियों का व्यापक जानकारी उपलब्ध कराती है। देखो एक रिपोर्ट है, ऑब्वियसली अगर फैक्ट पूछे जाएंगे तो ये कौन जारी करता है, कब से जारी होती है, बस ऐसे पूछा जाएगा। कुछ डाटा है वो मेंस पर्सपेक्टिव ज्यादा है, फिर भी एक बार देखते जाओ आप, बस हाईलाइट। ये रिपोर्ट मई 2026 में आई थी। इसमें यानी कि कुल टोटल इतने अपराधी दिखाए गए थे। भारतीय यानी दंड संहिता IPC, भारतीय न्याय संहिता BNS और विशेष स्थानीय कानूनों के अंतर्गत दर्ज अपराध शामिल किए गए थे इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट बताती है कि यानी कि वर्ष 2023 में इतने मामले दर्ज थे, फिर इसके बाद यानी कि 24 में तो इतने यानी 6.0 की कमी हुई है। तो ये अपराध के मामले में कमी आ रही है, ये रिपोर्ट बता रही है। देन इसमें आ जाओ, जैसे कि इनमें चोट कितने, लगभग 50% केस सर्वाधिक रहे हैं। फिर उसके बाद लापरवाही से मृत्यु, ये भी 19%। देन अपहरण एवं व्यपहरण, ये 11% है। तो एक बार अगर इनका मैच लगाने आ जाए किसके यानी कि सबसे ज्यादा किससे कम, तो चोट, लापरवाही से मृत्यु और अपहरण व्यापार 50%, 19% एंड 11%। ऐसे देख सकते हो। महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की कुल संख्या इतनी है, ठीक है, देख लेना। इन दोनों के मामले में कुल अपराध 8% है। पति अथवा उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता से कितने, 42.3%, देख लो ना आप भी। इसके बाद महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला, इसमें 17%। रेप में 10%। ये भी क्या है, महिलाओं से संबंधित मामले हैं। हत्या के मामले में लगभग यानी 27,049 हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने, 2.4% कम है। देन ये डाटा भी देख लो, ठीक है। आर्थिक अपराधों की कुल संख्या इतनी है, यानी कि इनकी वृद्धि हुई है 4.6% की अधिक, यानी कि पिछली तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। आर्थिक अपराध में 3 श्रेणी, जैसे कि जालसाजी, धोखाधड़ी, कपट, ऐसे करके कुछ यानी कि 3 श्रेणियां हैं जो कि अपराध बता रही हैं, आर्थिक अपराध की वृद्धि हुई है। बेसिक है, इस रिपोर्ट को एक बार ही देखो बस आप, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा उसको मैंने बता दिया आपको कहां से क्वेश्चन आएगा। अभी एक और डाटा होगा वो भी बता देंगे। साइबर अपराध कुल मामले इतने यानी कि पहले से अधिक हो रहे हैं।
ये आ जाओ, यानी कि वर्ष 2024 में आईपीसी बीएनएस अपराधों के अंतर्गत सर्वाधिक आरोप पत्र चार्जशीट रेट वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में केरल प्रथम स्थान पर आए, उसके बाद पुडुचेरी और उसके बाद पश्चिम बंगाल रहा है। देन वर्ष 2024 में 19 महानगरों में आईपीसी बीएनएस अपराधों के अंतर्गत सर्वाधिक आरोप पत्र दाखिल, चार्ज सीटिंग रेट कोलकाता की रही महानगर में। फिर उसके बाद कोझिकोड में, जो कि केरल में, पुराना नाम इसका कालीकट था। देन कोच्चि, ये भी केरल में इनकी रही थी। तो ये बेसिक फैक्ट हैं। किसने जारी की थी, कब जारी हुई थी, एंड कुछ स्टेट एंड कुछ महानगर, इसको याद करना है बस। देन नेक्स्ट आ जाओ, इसका बस एक फैक्ट आप तैयार कर लो तब भी सही है कि असम ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को पारित कर दिया बस। तब भी यानी कि अब आपके लिए ये रहेगा ना कि जैसे गोवा है, उत्तराखंड है, इन्होंने, जैसे गुजरात है, तो इन्होंने अपनी जो समान नागरिक संहिता उसको पास कर दिया है। अब देखो आप, समान नागरिक संहिता तो भारतीय संविधान में कौन सी आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी में। तो इतना बेसिक फैक्ट देख लो बस, बाकी ये भी देख लो आप। 25 मई 2026 को असम विधानसभा ने संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से प्रस्तुत किया गया था इसको। देन 27 मई को मान लिया गया था, ये पास हो गया था। अब यह विधेयक असम के सभी निवासियों, अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और लिव इन संबंधों से संबंधित मामलों को एक कानूनी ढांचा प्रस्तावित करता है। अब इसका उद्देश्य धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक व्यवस्था लाना है, ताकि कानूनी समानता, लैंगिक न्याय और पारदर्शिता बढ़ सके। विधेयक अनुसूचित जनजातियों को अपने दायरे से बाहर रखता है। यह छूट संविधान के अनुच्छेद 366, 25 और अनुच्छेद 342 के अर्थ में अनुसूचित जनजातियों पर लागू है। ठीक है। विधेयक असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2024 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव भी रखता है। देन विधेयक सभी विवाहों और तलाकों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। बेसिक फीचर्स हैं, मैं बताता जा रहा हूँ, आप उनको ही पढ़ना बस। 60 दिनों के भीतर दंपति को उप पंजीयक के समक्ष विवाह ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। तलाक के मामले में भी पंजीकरण अनिवार्य होगा। विधेयक लिव इन संबंधों के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है। लिव इन संबंध से जन्मे बच्चे को पूर्ण रूप से वैध माना जाएगा। यदि कोई महिला अपने लिव इन साथी द्वारा छोड़ दी जाती है तो वह न्यायालय के माध्यम से आर्थिक भरण पोषण का दावा कर सकती है। क्लियर? असम में कुछ बेसिक फैक्ट हैं, देख लो, नहीं तो बस एक फैक्ट है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य ने लागू की थी या किस राज्य ने विधेयक पारित किया था अभी, तो असम ने। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली नीति आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम समझ लो, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट। ठीक है। इस रिपोर्ट ने शिक्षा में प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है और उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में ये रिपोर्ट आई थी। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 पर बेस्ड है। इस नीति ने पुराने 10+2 ढांचे के स्थान पर 5+3-3-4 पाठ्यक्रम ढांचा प्रस्तावित किया, जिसमें 3 से 18 वर्ष तक की आयु को सीखने के अलग अलग चरणों से जोड़ा जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है प्रीलिम्स में जो आपसे पूछा जाए। फिर भी आप देख लो कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो स्कूली नामांकन 2014-15 में 26.1 करोड़ था, वो 2024-25 में घटकर इतना हो गया है। इसके कारण ये हैं, पढ़ लेना आप, एग्जाम प्रीलिम्स में आने वाले नहीं। देन नामांकन प्रतिशत विद्यालयों से, यानी कि कुल नामांकन, वो घटा है। कक्षा 10 के बाद सबसे अधिक गिरावट है। इसका कारण केवल पढ़ाई
की कठिनाई नहीं है बल्कि अन्य कारण है, आर्थिक दबाव, दूरी, परिवहन, फीस, विषय उपलब्धता इत्यादि जैसे विषय। रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधे विद्यालय केवल प्राथमिक कक्षाएं चलाते हैं। केवल 5.4% विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक ही निरंतर शिक्षा देते हैं। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट बहुत कम हुआ है। एक फैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी आता है कि जो सरकारी विद्यालय है ना, सरकारी स्कूल, उनमें भी अभी भी नामांकन का हिस्सा यानी कि प्राइवेट की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन इनमें भी नामांकन हिस्सा घटा है। ठीक है। देन लड़कियों का सकल नामांकन पहले से बढ़ा है, अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का पहले से बढ़ा है, बिजली वाले विद्यालयों की संख्या पहले से बढ़ी है, कंप्यूटर सुविधा वाले विद्यालय पहले से बढ़े हैं। देन नेक्स्ट, उतना ही देखो करंट अफेयर्स बहुत है, लेकिन उतना पढ़ो जितना अपना एग्जाम में रिलेवेंट हो बस। दो अन्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इनमें देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले निर्माण सुविधा जो गैलियम नाइट्रेट प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी, एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा है। तो यहाँ पे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को समझ लो, जो कि फर्स्ट इसका फेज था दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। कितने करोड़ का था? 76,000 करोड़ का। इसका दूसरा फेज था वो 2026-27 के बजट में घोषणा हुई थी, जो कि 1.25 लाख करोड़ का बजट रखा गया था इसके लिए। 2 फैक्ट्री कहाँ पे? गुजरात में स्थापित की जाएंगी। इसके लिए लागत इतनी है। देन अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 12 हुई है। देखो, अगर आप यूपी स्पेशल का एग्जाम दोगे तो उसमें पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 आई है, तो उसके कुछ बेसिक फैक्ट बता दो आप। भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पर? गुजरात में धौलेरा में। हमने पीछे भी देखा था, यह भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट फैब है। फैब का अर्थ क्या होता है? असेंबली और पैकेजिंग से अलग एक अत्यंत पूंजी गहन इकाई है जहां सिलिकॉन वेपर पर वास्तविक चिप का निर्माण किया जाएगा। क्लियर हुआ होगा फैब। देन नेक्स्ट, भुवनेश्वर उड़ीसा के इन्फो वैली में सिलिकॉन कार्बाइड SiC आधारित कंपाउंड सेमीकंडक्टर की एकीकृत इकाई की स्थापना करेगा। बस भुवनेश्वर उड़ीसा इन्फो वैली, यह देश का पहला वाणिज्यिक कंपाउंड फैब होगा। देन नेक्स्ट, देखो इसके बारे में समझ लो। रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के नोएडा और बंगलुरु डिजाइन सेंटर 13 मई 2025 को उद्घाटित हुए थे। यह भारत का पहला 3nm चिप डिजाइन केंद्र है, जहां 7nm 5nm के बाद 3nm नई सीमा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ सम्मेलन हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, जिसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई थी। तो ये फैक्ट आ सकता है यूपीपीसीएस में कि 6ठी जो सेमीकंडक्टर यूनिट है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है। अब आपको ये बताना है ये कहाँ पर हुई है। पहला ऑप्शन नोएडा, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन देन ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन आप बना लो खुद ही। देन नेक्स्ट, एक किसका सहयोग था इसमें? फॉक्सकॉन, दोनों क्रमशः भारत एवं ताइवान, इन दोनों का सहयोग था। ध्यातव्य है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2025 में आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना की मंजूरी दे दी थी। परियोजना का वित्त पोषण एमपी लैंड्स योजना के तहत किया गया था। अनुमानित 4.95 करोड़ रुपए। यह नई लैब मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया पहलों को प्रोत्साहन करेगी। अब आ जाओ, निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण चरण 3 की घोषणा। काम का है बस उसको ही हमें देखना है। पहले इसको देख लो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। क्या है ये? SIR, यही विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चरण। तो इसको SIR एग्जाम यानी CDS में यही पूछा था कि आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का फुल फॉर्म बता दो, तो बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर वनडे एग्जाम में आए या किसी में भी आए तो बेसिक डेफिनेशन पूछ सकते हैं उसका। इसका फुल फॉर्म क्या है? तीसरा चरण है, इसका हमें कोई काम नहीं है। काम का है वो मैं बता दे रहा हूँ। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR मतदाता सूची की गहरी जांच की प्रक्रिया है। इसमें बूथ स्तर अधिकारी BLO घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करते हैं। इसका उद्देश्य यह देखना है कि पात्र नागरिकों के नाम सूची में रहें और मृत, स्थानांतरित, दोहरी या गलत प्रविष्टियां हटाई जा सकें। अब एक होता है SSR सामान्य विषय संक्षिप्त पुनरीक्षण। SSR स्पेशल समरी रिवीजन्स में प्राय नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने पर बल होता है। इसके विपरीत गहन पुनरीक्षण में सूची को नए सिरे से जांचने जैसे व्यापक कार्य किए जाते हैं। किसमें? SI गहन पुनरीक्षण SIR में। ठीक है। अब SIR जो जारी हुआ ना वो किसके तहत? तो एक तो 1960 के नियम से, देन आर्टिकल 324 के तहत और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत। ठीक है, ये जारी होते हैं इनके तहत। एक बार 1950 का अधिनियम देख लो। इसकी धारा 21 निर्वाचन नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण से जुड़ी। इस कानून में यह भी कहा गया कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो SIR चल रहा है उसको वैध माना था अपने निर्णय में। देन नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। अब है BCI RTI अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण नहीं है। एक फैक्ट है, समझ लो। केस यानी कि 18 मई 2026 को केंद्रीय सूचना आयोग ने गीता रानी बनाम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मामले में कहा कि BCI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरण नहीं है। इसीलिए नागरिक सीधे BCI से RTI के माध्यम से सूचना मांगने के अधिकारी नहीं होंगे। क्लियर? देन केंद्रीय सूचना आयोग ने माना कि BCI RTI अधिनियम की धारा 2H के अंतर्गत लोक प्राधिकरण की परिभाषा में नहीं है। आयोग ने कहा कि BCI तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के अंतर्गत एक निजी संघ के रूप में पंजीकृत है। आयोग ने माना कि केवल किसी कानून के अंतर्गत पंजीकरण से कोई संगठन लोक प्राधिकरण नहीं बन सकता। क्लियर? ध्यातव्य की जो लौड़ा समिति थी, विधि आयोग था, उन्होंने बोला कि BCI में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए। किसमें पारदर्शी, ट्रांसपेरेंटी जैसे सिस्टम आने चाहिए, RTI के दायरे में आने चाहिए। यही बात बोली थी इन्होंने दोनों ने। अगला देखो, कपास उत्पादकता मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और वैश्विक वस्त्र बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए 5659.22 करोड़ रुपए के प्रयोग के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी गई थी।
यह मिशन वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू होगा। कपास उत्पादकता मिशन कब से कब तक है, कितना बजट है, कब स्थापित या कब लॉन्च हुआ था, उद्देश्य क्या है, सेम ही रहेगा ना। आप एक बार वीडियो पॉज कर लो, पढ़ लो बस। यानी हमें कपास के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा क्या रहना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है बस। इसके 5 ऐप हैं, 5 ऐप, जैसे फार्म टू फाइबर्स, देन टू फैक्ट्री, देन फैशन टू फॉर्गन्स, अर्थात खेत से रेशा, रेशा से कारखान, कारखानों से फैशन, और फैशन से विदेश तक। सिंपल है ना। इसका लक्ष्य है कि हमें वर्ष 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 750 यानी कि 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है। इसके साथ ही कपास उत्पादन को वर्तमान 297 लाख गांठों से बढ़ाकर 498 लाख गांठों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम कपास मानी जाती है। इस मिशन में 32 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। भारत वैश्विक कपास उत्पादन में 21% से अधिक हिस्सेदारी रखता है, 21% से अधिक। देश में 114.47 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र कपास की खेती का होता है। देन बेसिक फैक्ट है, अगर ये समझना है मिशन का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं वस्त्र मंत्रालय, 2 मिनिस्ट्री हैं, बस याद रखना है बेसिक फैक्ट। इसमें बस इतना ही याद कर लो आप कि सिक्किम भारत की पहली कागज रहित राज्य न्यायपालिका बन गई थी। तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है, तो सिक्किम का गुवाहाटी। ठीक है, तो यह घोषणा नहीं, गंगटोक सिक्किम उच्च न्यायालय, कौन न्यायाधीश थे, तो सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में इन्होंने बोल दिया कि जो सिक्किम है वो भारत की पहली कागज रहित न्यायपालिका बन गई है। देन नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने वन केस वन डाटा सुसहायक का शुभारंभ किया है। अब देखो, वन केस वन डाटा न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर वाद प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की एक डिजाइन पहल है। इसका उद्देश्य तालुका न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायिक प्रशासन को एकीकृत डिजिटल प्रणाली में समाहित करना है। वन केस वन डाटा का उद्देश्य न्यायालय वादों के लिए एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। ठीक है, कुछ बेसिक फैक्ट है, यानी कि नाम से ही हो रहा है, वन केस वन डाटा हो, एक केस एक ही डाटा हो। सुसहायक यानी कि हेल्प करने के लिए, तो इसमें किसका हेल्प करने के लिए, तो आर्टिफिशियल एआई का यूज करें। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट से एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित चैटबॉट है, जिसमें यानी कि चाहे आप अधिवक्ताओं को ले लो या बातकारियों को, इनको सभी की सहायता के लिए एआई चैटबॉट जैसी सुविधा है बस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सम्मान कानून के अंतर्गत वंदे मातरम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किया। अब प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में बाधा करने पर दंडनीय अपराध बनाना है, बस इसका ये उद्देश्य। वंदे मातरम को 1971 की तथा विधिक ढांचे के अंतर्गत लाया है। अगर कोई इसका करता है उल्लंघन तो उसको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जब राष्ट्रीय गीत गाया बजाया जाए तो सावधान मुद्रा में सभी का खड़ा होना अनिवार्य है। देन 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष के पूर्ण होने का जश्न मनाने का निर्णय लिया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृति में की थी। संस्कृति में यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित है। यह गीत भारत भूमि की वंदना है। 1896 में वह पहला राजनीतिक अवसर था जब यह गीत कलकत्ता के
अब कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें वार्षिक अधिवेशन में गाया था, यानी कि कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन था, तो उसमें ये पहली बार गाया गया था 1896 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। राष्ट्रीय गीत गाने का समय लगभग 1 मिनट 19 यानी 1 मिनट 9 सेकंड। इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया था। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंदो घोष ने किया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था ये राष्ट्रीय गीत। उसके साथ ही जनगण मनगण यानी जनगण मन को भी तभी 24 जनवरी 1950 को अपनाया था इसी के साथ। अब देखो पंचायती विकास सूचकांक PAI 2.0 कौन जारी करता है? पंचायती राज मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, बस इस दिशा के लिए जारी किया जाता है। बस बेसिक फैक्ट समझ लो। देन नेक्स्ट, इसमें कुछ श्रेणियां हैं, देख लो आप। अचीवर, फ्रंट रनर्स, बस काम का है तो वो है कि शीर्ष राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा किसने बेटर किया है, कौन सी पंचायत है, किन राज्य की पंचायत किसने ज्यादा किया था? त्रिपुरा ने, उसके बाद तेलंगाना। और प्रतिशत के आधार पर किसने शीर्ष प्रदर्शन किया दक्षता के मामले में? तो त्रिपुरा, देन केरल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 इसका लॉन्च है। तो 18 अप्रैल 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फेज 3 का उद्घाटन या इसको आगे बढ़ाया था। कब तक? 2028 तक। इसका कुल बजट इतना है। अब आ जाओ इसकी बेसिक पर। तो पीएम ग्राम सड़क योजना भारत सरकार का एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर यानी 25 दिसंबर 2000 से होती है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण आबादी की सामाजिक और एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार लाना है, ये इसका बेसिक लक्ष्य है। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, इतना बजट था। वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग ने इसको लॉन्च किया था। भारत में मैरीटाइम्स इंश्योरेंस पूल था जिसका नाम। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है कि पहले भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापार निरंतरता, वित्तीय संप्रभुता, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की, इसके संदर्भ में एक रणनीतिक कदम है। इस पूल को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा लॉन्च किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता DFS सचिव कौन थे? M नागराजू। बस जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको आप देखते रहो, बस और कुछ नहीं है। ये भी सेम है, एक और वीडियो पॉज करना, देख लेना बस। देखो, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए जननी प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है। तो बस यानी कि किन से संबंधित है? मातृ से, बाल से। की टर्म से क्लियर हो रहा है, जननी प्लेटफॉर्म। तो किसने किया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया था जननी। जननी का ये पूरा नाम है, एग्जाम में तो आने वाला नहीं। देन नेक्स्ट, जननी की प्रमुख विशेषता क्या है? QR सक्षम डिजिटल मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्डों की शुरुआत है। ये डिजिटल जो कार्ड है ना, वो स्वास्थ्य अभिलेखों तक सरल पहुंच और पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है। सेम है, एक बार बस वीडियो पॉज करो, देखते रहो बस। अब देखो, विधानसभा चुनाव परिणाम है, तो इसमें क्या याद रखोगे आप? कुछ नहीं, बस अगर एग्जाम PCS में पूछा जाएगा, मुश्किल ही चांस है ना, लेकिन फिर भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपसे एक किन किन राज्यों में इलेक्शन हुआ था अभी? तो असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। अब इसमें आप ये फोकस करना कि जैसे पश्चिम बंगाल है, तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन से विनर हुई थी, उसके CM ने कब शपथ ली थी, बस इतना ही। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के उभरी थी। देन 9 मई 2026 को भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर CM की शपथ ली थी। असम, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरी, हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पे यानी कि चुनाव लड़ा था, जो कि यानी कि CM भी बने थे 12 मई 2026 को, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं।
केरल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कांग्रेस एवं अन्य, तो ये सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरे थे। देन 18 मई 2026 को कांग्रेस के वीडी सतीशन ने सीएम की शपथ ली थी। पुडुचेरी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। देन 13 मई 2026 को एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु पदभार ग्रहण किया था। तमिलनाडु, इसको आप जानते ही होंगे, सबसे बड़ी पार्टी तमिलनागा बेत्री कजगम टीवी के पार्टी 108 सीटें 8 सीटें जीती थी। सी जोसेफ विजय इस पार्टी के सबसे मेन लीडर थे और ये 10 मई 2026 को टीवी के सी जोसेफ विजय सीएम की शपथ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 121वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि इनके रद्द हो चुका है। अब उसमें बेसिक प्रावधान देख लो कि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। 298 पक्ष में थे, 230 विपक्ष में थे। इसीलिए क्या हो गया था, यानी मतों की आवश्यकता कितनी थी, 352 की पास होने के लिए। 131वां संविधान संशोधन इस यानी कि इस सीमा को बढ़ाकर 850, पहले कितना था 530, पहले यानी कि 550 थी, अब इनको बढ़ाकर कितना करना है हमें 850 तक। तो ये प्रस्ताव था नए संशोधन में, लेकिन जब पास ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये व्यक्तिगत हो गया। इसमें यानी कि राज्यसभा में कोई भी बदलाव नहीं करने की बात की गई थी। इस विधेयक ने अनुच्छेद 55, 81, 170, 330 और 332 में जनसंख्या की नई व्याख्या प्रस्तावित की। इसका अर्थ यह था कि जनसंख्या वही मानी जाएगी जो ऐसी जनगणना से प्राप्त हो, जिसे 106वां संविधान संशोधन 2023 में, ये हमने देख ही लिया था पहले भी, फिर भी यानी कि जो लोकसभा है, राज्य विधानसभाएं या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और 106वें संविधान संशोधन के प्रारंभ के बाद यानी कि पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हों और उसके बाद परिसीमन किया जाएगा, ऐसा कुछ प्रावधान था। देन सेम ही है, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। जन विश्वास उपबंध अधिनियम 2026 प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन ये पढ़ लो आप। जैसे पहले क्या होता था कि मामूली सी चूक हो जाए ना, उसके लिए बड़े बड़े दंड दे दिए जाते थे। तो अब इस एक्ट से यानी संशोधन से मामूली प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आपराधिक दंडों को समाप्त करता है। यानी अब अगर कोई भी गलती हो जाती है छोटी मोटी, तो उसके लिए आपको बड़ा दंड नहीं देने की जरूरत है। उनकी जगह दीवानी दंड या प्रशासनिक दंड का प्रावधान करता है। यह अधिनियम जीवन यापन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग में सुधार के उद्देश्य से भी संशोधन प्रस्तुत करता है। देन सेमी फैक्ट है बेसिक। अब देखो ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव कैसा आया इनको हटाने का, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाते हैं ये प्रक्रिया पता ही होगी। ज्ञानेश कुमार को इट मीन्स यानी कि जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, वैसे ही ईसीआई के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाते हैं। अगर चाहो तो आर्टिकल जैसे कि 94 में उनको लोकसभा के कैसे हटाते हैं वो एक प्रक्रिया दी हुई है। देन ऐसे ही किसमें, ऐसे ही एक ज्ञानेश कुमार हैं, उनको आपको सर्वोच्च यानी जैसे एक मुख्य न्यायाधीश है तो उसको कैसे हटाते हैं वो भी प्रक्रिया दी हुई है। तो आपने बेसिक लक्ष्मीकांत से पढ़ रखा होगा ना, इतना तो सेम। यहाँ पे ये देख लो, जब आर्टिकल 94 का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है कि लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष तत्काल पद नहीं छोड़ते हैं, वे नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बने रहते हैं। ये देखो नेक्स्ट, ऐसे यानी कि कितने लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आया था, तो जीवी मावलंकर के विरुद्ध सरदार हुकुम सिंह, देन बलराम जाखड़, इन तीनों के साथ यानी पहले आ चुका है। अब चौथे कौन बने गए, बिरला, लेकिन अभी तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया नहीं गया है। ये बेसिक फैक्ट है बस। बताओ अगर चाहो तो आप मैं इसको पढ़ा दूं, और मुझे कुछ नहीं है।
आपका ही टाइम जाएगा। बेसिक है ना जो लक्ष्मीकांत में सेम, जैसे कि अगर ईसीआई को हटाना है तो वही सेम सिद्ध दुराचार अक्षमता से हटाना चाहिए, ठीक है ना। जो अधिनियम 1968 का आता है तो उसमें प्रक्रिया क्या है, सेम बेसिक लक्ष्मीकांत में। अगर ऐसा कुछ चाहोगे आप तो वीडियो बता देना, वीडियो बना दूंगा उस पर। केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है, एक फैक्ट है। किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 3 के तहत केरलम का नाम चेंज किया है। और अगर कोई सीमा से बाहर हो तो उसको आर्टिकल 2 के तहत। अगर आपने इनमें यानी कि आर्टिकल 3 में कोई बदलाव किया तो प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में बदलाव होगा। और 4(2) स्पष्ट करता है कि ऐसा आपने बदलाव किया वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, बल्कि यानी कि ऐसा साधारण बहुमत से हो जाएगा। केरल के बारे में कुछ फैक्ट, जैसे कि केरल की राजधानी, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले कितने हैं, साक्षरता दर कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, लिंगानुपात देख लो, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2026, ये भी सेम ही है, बस थोड़ा सा समझ लो। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को 13 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे लोकसभा ने 24 मार्च 2026 को और राज्यसभा ने 25 मार्च 2026 को मंजूरी दे दी थी। 30 मार्च 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। ये अधिनियम यानी कि जो 2026 का एक्ट है वो 2019 में संशोधन करेगा। बस इसका बेसिक प्रावधान यानी कि इनकी कुछ परिभाषा में चेंज की गई है, बस क्वेश्चन तो नहीं आने वाला इससे। अपराध एवं दंड है वो एक नजर में देख लो, जैसे कि बालिग पीड़ित के मामले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, न्यूनतम 2 लाख रुपए जुर्माना। बच्चे के मामले में आजीवन कारावास, न्यूनतम 5 लाख का जुर्माना। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में प्रस्तुत भीख मांगने, गुलामी, बंधा मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है तो बालिग पीड़ितों के मामले में 5 से 10 वर्ष तक कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए जुर्माना, जबकि बच्चे के मामले में 10 से 14 वर्ष तक कारावास, न्यूनतम 3 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित है। समझ जाओ। देखो ये फैक्ट है ना, तो अब इसको यूथेनेशिया के संदर्भ में समझ लो कि हरीश राणा का केस है जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था कि उनको यूथेनेशिया के तहत डेथ मिल जाए, बस ऐसे समझ लो, यानी कि सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार। किनसे रिलेटेड है, हरीश राणा से। तो वही जीवन के अधिकार, गरिमा के अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यूथेनेशिया, पजेसिव यूथेनेशिया, चिकित्सीय उपचार की सीमा, रोगी के सर्वोत्तम हित तथा सम्मान पूर्वक मृत्यु के अधिकार जैसे अत्यंत संवेदनशील प्रश्नों से संबंधित था। ये न्याय किसने लिखा था, न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला ने, और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ ने सहमतिपूर्ण राय दी थी। और सर्वोच्च ध्यातव्य है कि हरीश राणा का मामला भारत में उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का पहला उदाहरण है। हरीश राणा की 24 मार्च 2026 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। तो ये पहला केस है, इसीलिए आप याद रख लो बस हरीश राणा। बाकी सब जैसे एक है गोलमाल, अगर आपने आर्टिकल 21 पढ़ा हो तो सेम ही है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखो उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025, 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास परियोजना 2026 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान मिल गई थी। किसने दी थी, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने। उद्देश्य क्या था कि इन पार्कों में वैश्विक निगमों हित कार्यालय, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्रों तथा संचालन केंद्रों की स्थापना के लिए संचालन हित तैयार रेडी टू ऑपरेट एंड प्लग एंड प्ले सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो कि सेवा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में तीव्र विस्तार को प्रोत्साहित करेंगे। ये बिजनेस पार्क पारसी तंत्र के रूप में कार्य करेंगे, जैसे कि जो नॉलेज बेस्ड उद्योग को आकर्षित करेंगे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण,
अनुसंधान बेसिक गोलमाल, बस चलते जाओ। कॉन्टैक्ट है तो 45 वर्षों के लिए, इसे आगे भी 45 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है बस। नीति या पॉलिसी है उसका क्या क्वेश्चन आएगा बस। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ किसने किया था? संस्कृति मंत्रालय ने। कब किया था? 16 मार्च 2026 को। किस मिशन के तहत? तो भारत यानी ज्ञान भारतम पहल के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण। इसका यानी कि उद्देश्य क्या है? जो भारत में पांडुलिपियां है ना, उनको डिजिटलीकरण करना हमें, यानी कि ऐसे दस्तावेजीकरण करना जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सेस कर सकें उस चीज को। तो इसी के तहत भारत यानी ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ है, ज्ञान भारतम के तहत। बाकी सब बेसिक फैक्ट है। ज्ञान भारतम पहल एक प्रमुख स्तंभ है, वही सेम डिजिटलीकरण करना। वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा हुई थी, जो भारत की बौद्धिक विरासत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता में ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध हुई थी। जल जीवन मिशन 2.0 पीएम मोदी जी द्वारा 10 मार्च 2026 को JJM 2.0 को मंजूरी दी गई थी। अब इसका उद्देश्य यानी कि केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित रखने के बजाय सेवा आधारित मॉडल में परिवर्तित करना है कि अब सेवा पर भी फोकस करो। देन बाकी सब इसके सेम पॉइंट है, बस एक एग्जाम इम्पोर्टेंस क्या है ये, जैसे कि सुजल भारत पोर्टल एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे सुजल गांव सेवा क्षेत्र आईडी, जल अपहरण, जल उत्सव, ठीक है। 2.0 के तहत लक्ष्य दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा जाए और सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल का प्रमाणन प्राप्त हो। अब देखो, जो जल जीवन मिशन की शुरुआत ना वो पीएम द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसका लक्ष्य क्या था कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से जल आपूर्ति उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार। नाम याद कर लो बस, काफी है। किसने लॉन्च की होगी? तो गृह मंत्रालय ने। कब की थी? 23 फरवरी 2026 को। उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य है हमें आतंकवाद इन सबसे निपटना को, ठीक है ना। पॉलिसी है प्रहार यानी प्रहार से जो शब्द निर्मित है या प्रहार इन शब्दों से बना है, उसका मीनिंग प्रिवेंशन, रेस्पॉन्स, एग्रेशन, एग्रेटिंग, ह्यूमन राइट्स, एटेन्यूएटिंग, अलाइंगिंग, देन रिसाइलेंस, रिकवरी, ठीक है। ईसीआई राज्य निर्वाचन आयुक्त का राष्ट्रीय गोलमेल सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो ज्ञानेश कुमार। इस अवसर पर अन्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित थे। बस इतना ही पढ़ना है, आगे बढ़ो बस। प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार पीएम राहत योजना की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2026 को। पीएम राहत, ठीक है, किसने की थी? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुई थी। अब आ जाओ इसके कुछ बेसिक फैक्ट। इसके अंतर्गत पीड़ितों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा, जो दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक लागू होगा तथा यह सभी प्रकार की सड़कों पर लागू होगा। कैसे? सभी प्रकार की सड़कों पर लागू होगा। यह कवर मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा। प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को नामित अस्पतालों में स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा। गैर जीवन घातक मामलों में अधिकतम 24 घंटे, जीवन घातक मामलों में 48 घंटे तक। इस योजना में 2 तकनीकी उपयोग किया जाएंगी, ईडार एंड TMS 2.0। ईडार इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, TMS ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट
सिस्टम्स। आप 112 पर आपातकालीन नंबर पर डायल कीजिए और उसी की तरह आपको एम्बुलेंस लेने आएगी, आप अनुरोध कर सकते हैं उससे, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक, यानी कि कोई रोड है उसके आसपास कितने पेड़ हैं, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पेड़ हैं, तो उस आधार पर एक इंडेक्स जारी हुआ है, उसका नाम क्या है, हरित आवरण सूचकांक। जारी कौन करता है, NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक NHAI 2025 की यह पहली बार से रिपोर्ट जारी हुई है। यह एक उपग्रह आधारित पहल है। इसका उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे की दिए गए पदारोपण, पादपरोपण और हरित आवरण का वैज्ञानिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक आकलन है, ठीक है। देन इसमें कुछ बेसिक फैक्ट, यानी कब ये स्टार्ट की गई थी, तो इसमें प्रोजेक्ट पायलट में कौन कौन से थे। अब इसका यानी एक फैक्ट सबसे ज्यादा है कि असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सबसे ज्यादा हरियाली पाई गई है। देन उसके बाद असम के बाद यानी उसके बाद गुजरात है, गुजरात, देन तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु। सबसे कम एवेन्यू GCI वाले राज्य, केंद्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, देन दिल्ली, देन छत्तीसगढ़। क्लियर। AI आधारित भारत विस्तार, तो एक लाइन में अगर समझना है तो भारत विस्तार का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में हम AI का यूज करें, कृषि किसानों की हेल्प के लिए, वही है बस। AI आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, बाजार भाव, कीट रोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा, ठीक है। इसमें यानी ये भारत विस्तार डिजिटल कृषि विशेषज्ञ के रूप में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इसके दो भाग हैं, भारत विस्तार चैटबॉट और AI सहायक भारती। बाकी सब कुछ सेम ही है, बस आपको उद्देश्य रखना है कि अगर AI विस्तार बात हो रही है तो किससे हो रही है, भारत विस्तार AI किससे बात हो रही है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी में। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पर होती है, ये नई दिल्ली में होती है। उद्घाटन कौन करता है, PM मोदी जी उद्घाटन करते हैं, ठीक है। इसे AI इंडिया यानी कि इसे इंडिया AI मिशन के अंतर्गत MITI, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, केवल तकनीकी पे चर्चा न करके जन कल्याण, समावेशी विकास, उत्तरदायी, बहुभाषी पहुंच, इन सबको भी ध्यान में रखना है। भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख वैश्विक AI शिखर सम्मेलन है। समिट का विषय था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। समिट का फोकस उत्तरदायी AI, रेस्पॉन्सिबल AI, समावेशी इंक्लूसिव AI, मानव केंद्रित AI, ह्यूमन सेंट्रिक AI और सार्वजनिक हित हेतु AI फॉर पब्लिक इंटरेस्ट पर था। दुनिया में जो AI शिखर सम्मेलन हुए उन्हें देखने से पता चलता है कि समय के साथ उनका फोकस बदल गया, जैसे कि ब्लेचली पार्क 2023 में, सियोल 2024 में, साउथ अफ्रीका का क्षेत्र, साउथ कोरिया का क्षेत्र है, ब्लेचली UK में, देन पेरिस भारत में 2026 का है। MITI ने इसको लॉन्च किया था, भारत में समिट हुई थी, उसमें भागीदारी आधिकारिक लोगों की पहचान अशोक चक्र है जो कि नैतिक शासन, न्याय और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है तथा भारत की डिजिटल और तकनीकी यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। समिट का सबसे बड़ा बहुपक्षीय परिणाम नई दिल्ली घोषणा पत्र। इसमें यानी कि 3 सूत्र हैं, 3P हैं, वो याद करनी है आपको। कौन कौन सी है, पीपल, प्लानेट, प्रोग्रेस। पीपल, प्लानेट, प्रोग्रेस। कैसे याद कर लो इसको, बस PG में लड़के बस ऐसे याद कर लो तो याद हो जाएगी। P फॉर पीपल और L फॉर प्लानेट और G फॉर प्रोग्रेस। कैसे भी याद कर लो, बस ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहे। 3 सूत्रों पर आधारित 7 चक्र कौन कौन से हैं, ये 7 चक्र हैं, देख लो बस।
समिट में लगभग 250 अरब डॉलर की अवसंरचना प्रतिबद्धताओं और 20 अरब डॉलर डीप टेक वित्त पोषण की घोषणा की गई थी। इसमें गूगल ने अडानी एयरटेल के साथ मिलकर विशाखापत्तनम में 15 अरब अमेरिकी डॉलर के एआई हब बनाने की घोषणा की थी। भारत औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका में शामिल हो गया था। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भाग लिया था, जो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को दर्शाती है। पीएम मोदी जी के द्वारा मानव शब्द दिया गया था। एम फॉर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, ए फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एन फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, देन एसेसिबल एंड इंक्लूसिव, ए फॉर वी फॉर वैलिड लेजिटिमेट सिस्टम। ठीक है। समिट के दौरान भारत ने एआई रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्लेस कैंपेन में 24 घंटे में सर्वाधिक प्रतिज्ञाओं का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अपने आप में उपलब्धि है। देखो, समिट के दौरान NIELIT और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच MOU के तहत अमरावती में भारत के पहले समर्पित क्वांटम AI विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सर्वम AI एक कंपनी, उसके कुछ मॉडल हैं, बुलबुल, विजन, सारस। देन इसको भी देख लेना आप। अब आ जाओ कुमार भास्कर वर्मा सेतु। कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा हुआ था। पीएम मोदी जी ने डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर बनी आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी उसका उद्घाटन कर दिया था। देन ये इतने बजट की करोड़ की परियोजना थी। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। कौन सा जो उद्घाटन हुआ था वो वाला। अब इसके माध्यम से जो गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी के बीच का यात्रा कितना हो गया, लगभग 7 मिनट। अमीन गांव पीएम ने अमीन गांव कामरूप जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी का भी उद्घाटन किया था, जिससे पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा को बड़ा प्रोत्साहन मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था, जो पीछे देखा था हमने। ठीक है। हम ऐसे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं जो बस एग्जाम रिलेवेंट है उनको, बाकी तो फैक्ट बहुत है ना, बुक्स है तो बुक्स में तो सब कुछ आ सकता है ना फैक्ट। देन राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा विद्युत मंत्रालय ने जारी की थी। यह 2005 की जो पॉलिसी थी उसका स्थान लेगी। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 इसमें क्या था कि वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 20 यानी कि 2000 kWh किलोवाट करने का लक्ष्य 2047 तक ये कितने का है, 4000 तक का। देन हम एक NDC पढ़ते हैं ना जब, तो उसमें हम ये अपडेट लक्ष्य पढ़ते हैं कि हमें वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता 45% तक कमी करना है, और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य शामिल करने हैं। ठीक है। बायो फार्मा शक्ति केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति पहल का प्रस्ताव किया गया, जिसके तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का परिव्यय होगा। ये पहल भारत को वैश्विक बायोफार्मा उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए तथा वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है। पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और अन्य योजनाएं भी इसी उद्देश्य की दिशा में कार्य कर रही हैं। आगे हम राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन भी देख लेंगे। आ जाइए। एक फैक्ट ये समझ लो, बायोफार्मा शक्ति का मुख्य उद्देश्य जैव
औषधियों, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के उत्पादन से लेकर बाजार तक भारत के पूरे तंत्र एंड टू एंड इकोसिस्टम को मजबूत करना है। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन इनोवेटिव इन इंडिया I3। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन इनोवेटिव I3 का शुभारंभ 2017 में किया था। कुल बजट 1500 करोड़ था। इसका उद्देश्य था नए बायोटेक उद्यमी सामने आए जो वैज्ञानिक शोध और सस्ती दवा उपयोग यानी सस्ती उपयोगी स्वास्थ्य सेवाओं में बदलें बस इनको। इसी का एक एग्जाम्पल है अर्जुन अरुणाचलम। अब उनकी बंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी बॉक्सेल ग्रिड इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में पहली बार स्वदेशी MRI मशीन बनाई थी। MRI मशीन। इसी तरह चेन्नई की कंपनी लेविम लाइफटेक प्राइवेट लिमिटेड जनित में बनने टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए लिंगू यानी लिराग्लुटाइड्स की भारत की पहली बायोसिमिलर दवा बनाई थी। देखो प्लास्ट इंडिया 2026। प्लास्ट इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में भारत मंडपम में, जो कि यानी कि प्लास्टिक प्रदर्शनियों से संबंधित था। इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 9 फरवरी 2026 को आयोजन में भाग लिया था और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्लास्टिक उद्योग स्थिति रिपोर्ट 2025 का विमोचन किया तथा स्टार्टअप सर्च इनिशिएटिव के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया था। यह फाइल प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क IIM-CIP के सहयोग से विकसित की थी। प्लास्टिक इंडिया 2026 का आयोजन रसायन पेट्रोकेमिकल विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। ध्यातव्य है कि प्लास्टिक इंडिया 2026 को शून्य अपशिष्ट प्रदर्शनी के रूप में आयोजित किया था। इसका अर्थ है कि आयोजन में जो भी ठोस कचरा निकाला उसे अलग अलग करके रखा गया, पृथक सेग्रेशन, फिर उसे रिसाइकलिंग किया गया है, जहां संभव हो वहां फिर इसका रीयूज हो। इसके तहत 5 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित रखा गया था इसको, यानी कि इसके 5 रणनीतिक स्तंभ थे। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PM मित्र पार्क। आज अपनी इस क्लास को यहीं तक लिमिट करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे राष्ट्रीय परिदृश्य का, उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो से कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स कंप्लीट हुई होगी आपकी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।